नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान के विपक्षी एकता के नाम पे ये जो तमाशा चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े लीडर फोन पे आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल ने एक ऐसा दांव खेल दिया, एक ऐसा पासा चल दिया है कि तमाम लोग परेशान हैं कि इस नटखट बालक को आप इस मीटिंग में बुलाकर कौन सा तमाशा खड़ा करने वाले हैं। एक चिट्ठी लिख दी है और उस चिट्ठी के साथ ही एक साथ कांग्रेस पार्टी वो एक अजीबोगरीब मुश्किल में फंस गई। नीतीश कुमार जो इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं, उनका पोजीशन भी बहुत ही नाजुक हो गया, क्योंकि केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिख दी, एक शर्त रख दी। शर्त यह है कि जो मीटिंग की शुरुआत हो उसमें मोदी के बारे में नहीं, विचारधारा के बारे में नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में नहीं, कोई भी नेशनल इशू के ऊपर बातचीत ना हो। सबसे पहली चीज जिस पे चर्चा हो वो दिल्ली को लेकर के हमारे पीछे जो केंद्र सरकार पड़ी हुई है उसके ऊपर सबसे पहली शर्त और सबसे पहला जो मुद्दा जिस पे डिस्कशन हो, जिसमें सब लोगों को हामी भरना पड़ेगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा वो विधेयक, वो जो अध्यादेश आया है जिस पे मॉनसून सेशन में उसको कानून बनाया जाएगा, उस पे चर्चा हो। ये केजरीवाल की जिद है। अब ऐसा क्यों किया इसने, और ये जो चिट्ठी है उसमें क्या है? चिट्ठी झूठ का पुलिंदा है। ये आदमी अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर से भी ज्यादा होशियार और अक्लमंद समझने की गुस्ताखी कर रहा है। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा चिट्ठी को लेकर। लेकिन ये चिट्ठी लिखने की वजह क्या है, इसकी राजनीति को समझना जरूरी है। पिछले 1-1.5 महीने से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के दरवाजे के आगे नाक रगड़ रहे हैं, सोनिया गांधी से मिन्नतें कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें मिलने का मौका दे दो। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी से मैं मिल सकता हूं, वक्त दे दो। वो भी वक्त नहीं मिला तो वो कह रहे हैं कि भाई खड़गे साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने दो, वो भी वक्त नहीं मिला। कारण कई सारे हैं। इससे पहले भी केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से पहले सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की थी। किसी एक लीडर के द्वारा इसने ये पैगाम सोनिया गांधी तक पहुंचवाया था, फोन पे बातचीत भी हुई थी। सोनिया गांधी को इसने प्रपोजल दिया था कि गुजरात में हम लोग दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं क्या, हम लोग आपस में बांट लेते हैं सीटें ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। सोनिया गांधी तो बोलती कम है, सुनती ज्यादा है। उन्होंने सुन लिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बात करके वी विल गेट बैक टू यू। फिर ये केजरीवाल राहुल गांधी के पीछे पड़ा रहा कि एक मीटिंग हो जाए, एक मुलाकात हो जाए, लेकिन राहुल गांधी ने केजरीवाल को टाइम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और लीडर थे उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है, इसने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को दिल्ली और पंजाब में नुकसान पहुंचाया है, इसके साथ एक सांप को दूध पिलाने से जो नुकसान होता है वही नुकसान कांग्रेस पार्टी को गुजरात में हो जाएगा। इसलिए मसला बना नहीं। लेकिन फिर मसला इस अध्यादेश का आता है जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने इसके हाथ से वो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पावर्स थे वो छीन लेती है। तो फिर ये हर जगह घूम घूम के सबसे वक्त लेता है, समर्थन मांगता है। सारे लोगों ने समर्थन दे दिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी बची हुई पार्टी है जिसने कहा
कि हम लोकल यूनिट से बातचीत करके ही यह फैसला लेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी ने केजरीवाल को जरा सा भी भाव नहीं दिया और ये कहा कि ये लोकल लीडर्स हमारे तय करेंगे। और लोकल लीडर्स ने साफ साफ कह दिया कि केजरीवाल ये जो प्रपोजल दे रहा है, जिस तरह की बातें वो कर रहा है, वो ठगने की कोशिश कर रहा है। केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत यही है कि इस पे कोई भी पार्टी विश्वास नहीं करती। मिल तो लेते हैं मोदी के नाम पे, मोदी विरोध के नाम पे ये लोग साथ में तस्वीरें तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन अंदर खाने ये जानते हैं कि इस व्यक्ति पे भरोसा करना ये बिल्कुल अपने आस्तीन में सांप को पालने जैसा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जब रिस्पांस नहीं दिया और ये मीटिंग का तय हो गया, तो केजरीवाल ने एक नई चाल चल दी और उसने एक चिट्ठी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो लोग पटना पहुंच रहे हैं, उनके लिए लिख डाली। और इस चिट्ठी को देखिए, लास्ट लाइन में लिखा, 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो। और नहीं हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ मीटिंग से उठ के भाग आएंगे। या ये ब्लैकमेलिंग है कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इन सब के खिलाफ। आप वहां जा रहे हो मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने के लिए, हर कोई अपना अपना इशू उठा के ले आ जाए। कल ममता बनर्जी ये कहते कि नहीं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो जो टीचर भर्ती घोटाला के ऊपर, हमारे जो नेता जेल के अंदर है उसके ऊपर चर्चा हो। उद्धव ठाकरे कहे कि नहीं, ईडी की कार्रवाई हमारे दोस्तों के खिलाफ हो रही है, पहले उसके ऊपर चर्चा हो। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अगर मुद्दे तय करने लग जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कोई विपक्षी एकता नहीं है, ये सर्कस चल रहा है। राहुल गांधी आने वाले हैं, ये अब तक फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आ सकते हैं, लेकिन अगर सब लोग वहां बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करने लग जाएं तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सिग्नल दे दिया गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपीए की सरकार थी, और चिदंबरम जब गृह मंत्री थे, उस वक्त भी शीला दीक्षित ने इस तरह की प्रपोजल्स, इस तरह की बातें कही थी कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये उसको सौंपा जाए। जब कांग्रेस पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री के लिए उसने वो स्टैंड लिया कि नहीं, जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, ये अधिकार दो पावर सेंटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये सारे अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, इससे आगे चल के खतरा उत्पन्न हो सकता है। जो कांग्रेस पार्टी अपनी ही शीला दीक्षित को इन अधिकारों से वो वंचित रखी, वो केजरीवाल के लिए इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करेगी। लेकिन केजरीवाल तो है नटवर लाल, क्या क्या लिख दिया इसने अपने इस चिट्ठी में। लिखा, मैंने इस विषय पे तह तक जाकर अध्ययन किया है। यह समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। कंकरेंट लिस्ट में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार ऐसा है कि अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है। अच्छा, तुमने पढ़ लिया, तुमको समझ में आया, संवैधानिक व्यवस्था समझ में आई। ये पावर हंग्री किस्म के व्यक्ति हो, तुम क्या कह रहे हो? तुमने ये कहा कि संविधान हमने पढ़ लिया और कंकरेंट लिस्ट के बारे में जो चीजें लिखी हुई है वो सिर्फ एक राज्य नहीं, किसी भी राज्य के खिलाफ लाया जा सकता है। तो संविधान ही पढ़े ना। ये जो पीछे फोटो लगा के घूमते हो,
ये उन्हीं ने तो लिखा है। किसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो? अगर बाबा भीमराव अंबेडकर ने वो संविधान लिखा है, तुम उसको समझ गए हो, तह तक जा चुके हो, तो तुम ये गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी ये हैसियत हो गई है कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के ऊपर तुम इस तरह के सवाल उठाओ। हालांकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी गलत है। तुम इस तरह की बातें फैला करके लोगों के अंदर इस व्यवस्था के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के तमाम जो पिलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके खिलाफ तुम अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। कोई मूर्ख होगा जो तुम्हारे इस बहकावे में आएगा। वैसे मूर्खों की कमी हिंदुस्तान में तो है नहीं। कई सारे दलाल पत्रकार कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ भी हो सकता है, ये कह रहे भाई ये सारी शक्तियां छीन लेगी। कोई पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में? केजरीवाल, तुम थोड़ी और पढ़ाई करो। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के दर्जनों केस गए जहां कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास है या स्टेट के पास है। इसके ऊपर कई सारे केसेस, उसका डिसीजन हुआ, उसका एक तरीका है। ये तो कंकरेंट लिस्ट की बात है। स्टेट लिस्ट में भी और कंकरेंट लिस्ट में भी इससे कई सारे केसेस स्टेट और यूनियन के कानूनों के बीच जो मतभेद पैदा हुए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ। सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन यहां तो कोई इमरजेंसी, कोई फासिज्म आया नहीं। तुम कौन सा बवाल खड़ा कर रहे हो? और लोगों को डराने के काम कि हमने पढ़ लिया जी। भाई पढ़ लिया, तुम मूर्ख आदमी हो, तुमको समझ में नहीं आया कि जो तुमने पढ़ा वो बाबा भीमराव अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन महान कानूनविदों ने तैयार किया है। आगे क्या लिखता है? यदि दिल्ली में यह अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने, उसकी कोई पावर नहीं होगी। फिर एलजी के जरिए केंद्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी। चाहे लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने, और दिल्ली के बाद एक एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। वाह! अब तक तो तुम बेवकूफ बना रहे थे दिल्ली और पंजाब के लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी। देखना यह है कि पटना में बैठे सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। और जिन लोगों ने केजरीवाल को जो समर्थन दिया, क्या वो इस लॉजिक पे वो बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं? कंकरेंट लिस्ट की तो तुमने बात कर ली। स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो संवैधानिक व्यवस्था जो बनाई गई है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये सरकार चलाने वाली बात, ये इमरजेंसी, आर्टिकल 356, ये तमाम चीजें आप जिस पार्टी से समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हो, जिनके खिलाफ ये तो मोदी सरकार है, 10 साल में एक भी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप उल्टी बातें, गलत लॉजिक और झूठ, मिथ्या अफवाह और लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके राजनीतिक खेती करना चाहते हो, तो देखना यह है कि पटना के अंदर वो कौन कौन से लोग, महानुभाव खड़े होंगे जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ खड़े होकर इस नटवरलाल के साथ खड़े होंगे। चॉइस बहुत ही सिंपल है। एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर है और दूसरी तरफ दिल्ली का ये नटवरलाल है। विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि वो किसके साथ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।